हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ का आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर फर्स्ट में एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको 1 बिलियन में 1 करोड़ बता दिया था, जबकि 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। 1 बिलियन की जो वैल्यू है वह 100 करोड़ के बराबर होती है, या फिर हम इसको 1 अरब भी बोल सकते हैं। तो 1 बिलियन इजकल टू 100 करोड़, या फिर 1 अरब भी बोल सकते हैं हम इसको। तो आप यहाँ पे जो है, तो अगर आप नोट्स बनाते हो तो यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। 1 बिलियन जो है तो 100 करोड़ या 1 अरब के बराबर होता है। इसके बाद जो है, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है गुणनखंड, फैक्टर्स। आज हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। तो किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा एग्जैक्ट विभाजक, डिवाइजर होता है। देखिए, अगर कोई नंबर है और बाकी की नंबर्स जो उस नंबर को पूर्णतया डिवाइड करती हैं, पूर्णतया डिवाइड करने का मतलब कि शेषफल कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 36, 36 को जो है तो 4 डिवाइड करता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, शेषफल 0 बचता है। इसलिए 4 जो है तो 36 का एक गुणनखंड है। तो वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो है तो याद रखने वाली चीजें हैं। पहला तो यह कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, क्योंकि एक जो है तो सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता है। एक जो है तो ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो एक से डिवाइड नहीं होती, इसलिए एक जो है तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, फैक्टर है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का अपना एक गुणनखंड होती है। मतलब कि कोई भी संख्या है अगर, तो वह अपना भी एक गुणनखंड होगी, क्योंकि सभी संख्याएं खुद से भी डिवाइड होती हैं। इसलिए कोई भी संख्या जो है तो खुद का एक गुणनखंड होगी। तो गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स, कि कोई भी नंबर जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वे सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड या फैक्टर कहलाती हैं। जैसे 4 36 को विभाजित करता है तो 4 36 का एक गुणनखंड है। और विभाजित कैसे करना चाहिए, पूर्णतया विभाजित करना चाहिए कि रिमाइंडर शेषफल क्या हो, 0 हो। और यहाँ पे एक जो है तो प्रत्येक संख्या के एक गुणनखंड होता है, क्योंकि एक सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। और प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक अपना गुणनखंड होती है, मतलब प्रत्येक संख्या खुद की भी एक फैक्टर होती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या खुद से भी जो है तो विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड को समझा। इसके बाद जो है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 42 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए 42 जो है तो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 42 जिन जिन नंबर से डिवाइड होगा वे सभी नंबर 42 के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक भी 42 को डिवाइड करता है, दो भी 42 को डिवाइड करता है, तीन भी 42 को डिवाइड करता है, छह भी 42 को डिवाइड करता है, सात भी 42 को डिवाइड करता है, 14 21 और 42 तो करेगा ही, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है ना। तो 42 के यहाँ पे कौन कौन से गुणनखंड प्राप्त हुए, 1 2 3 6 7, 14 21 और 42। यहाँ पे देखिए 42 के गुणनखंड में एक भी है, 42 भी है। जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, क्योंकि एक सभी संख्या को डिवाइड कर देगा। और प्रत्येक संख्या स्वयं का भी अपना गुणनखंड होती है, इसलिए 42 के फैक्टर में 42 भी आएगा। इसके बाद दो चीजें और ध्यान देने योग्य हैं कि कोई भी संख्या है तो अगर उसका मतलब किसी भी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। मतलब कोई संख्या है तो उसके जितने फैक्टर होंगे तो या तो उस संख्या के बराबर ही होंगे या उस संख्या से छोटे होंगे। जैसे यहाँ पे हम 42 के एग्जाम्पल में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे 42 के जितने भी फैक्टर हैं वो 42 से छोटे हैं या तो 42 के बराबर ही हैं। 42 के बराबर इसलिए है क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक फैक्टर होती है, इसलिए जो है तो बराबर भी हो सकता है। बाकी किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या से छोटे ही होंगे और या फिर बराबर होंगे। और किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित, फाइनाइट होती है, मीन्स निश्चित होती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला 42 के फैक्टर्स लिखिए, तो 42 के फैक्टर्स निश्चित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 42 के फैक्टर्स इनफाइनाइट हों, मतलब उनकी संख्या जो है तो निश्चित ना हो। जैसे कोई भी नंबर है, मैं बोलूं 18, तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे किसी भी संख्या के फैक्टर्स की जो संख्या है वह फाइनाइट है, निश्चित है। किसी भी संख्या के गुणनखंड जो है परिमित होते हैं, निश्चित होते हैं, अनंत तक नहीं होते हैं। गुणनखंड जो है तो परिमित होते हैं। इसके बाद जो है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी अभी एक और यहाँ पे मतलब ध्यान देने योग्य चीज है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो देखिए 6 और 28 के यहाँ परफेक्ट नंबर है। हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे यह बोला गया है कि कोई भी संख्या है उसके सभी गुणनखंड निकालने के बाद हम उन सभी का सम कर दें, तो अगर किसी भी संख्या के फैक्टर्स का सम जो है उस संख्या से ट्वाइस है, मीन्स दोगुना है, तो वह संख्या एक परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और 28 परफेक्ट नंबर है। देखिए समझते हैं। यहाँ पे 28 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 4 7 14 और 28। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो 56 आ रहा है, जो कि 28 का क्या है, ट्वाइस है। 56 28 का दोगुना है, इसलिए 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्योंकि 28 के सभी गुणनखंड जो हैं तो इनका सम अगर हम करते हैं तो 28 से दोगुना वैल्यू हमको मिल रही है। इसी प्रकार हम जो है तो 6 को भी निकाल सकते हैं, एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 और 6, और इन सभी का हम सब सम करते हैं तो 12 आता है। मीन्स यहाँ पे 6 के फैक्टर्स का सम करने पर जो हमको वैल्यू मिली वह 6 की दोगुनी है, इसलिए 6 भी क्या है, एक संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गुणज, मल्टीपल्स। हम जानेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। मतलब कि प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का, अपने फैक्टर का मल्टीपल कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 3 जो है तो 12 का एक फैक्टर है, इसलिए 12 जो है तो 3 का एक मल्टीपल होगा। 3 12 का एक गुणनखंड है, इसलिए 12 3 का एक गुणज होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो किसी संख्या के पहाड़े या फिर टेबल में जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी उस संख्या की गुणज होती हैं। जैसे मैं बात करूं 5 के गुणज की, तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है, 5 तो आता ही है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 30 35 40 45 50 और उससे आगे भी 55 60 ये सब वैल्यू आती हैं। तो किसी भी संख्या के टेबल में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी, उस संख्या की गुणज होंगी या मल्टीपल होंगी। और एक और जरूरी चीज कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। जैसे मैं बात करूं 5 की, तो 5 के गुणज की बात करूं, मल्टीपल की बात करूं, तो 5 का एक मल्टीपल क्या, 5 भी होगा। तो प्रत्येक संख्या क्या है, स्वयं का भी एक मल्टीपल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है कि 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 7 के प्रथम 5 मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं। तो पहला तो 7 ही होगा, उसके बाद 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। यहाँ हमको 5 ही बताने थे, तो 5 7 के 5 मल्टीपल यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखिए 7 14 21 28 और 35। यहाँ पे दो चीजें और हमको याद रखनी है। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। देखिए फैक्टर्स में क्या था, किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं तो उस संख्या से छोटे होंगे या उस संख्या के बराबर होंगे। लेकिन मल्टीपल में इसका जस्ट अपोजिट है। किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होंगे या तो उस संख्या के बराबर होंगे या उस संख्या से बड़े होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 7 के मल्टीपल हैं, 5 मल्टीपल यहाँ पे हमने 7 के लिखे हैं। तो यहाँ पे 7 के जो ये 5 मल्टीपल हैं या तो 7 के बराबर ही है, जैसे 7 7 के बराबर है, और बाकी जो मल्टीपल है वो क्या है, 7 से बड़े हैं। तो किसी भी संख्या के गुणज उस संख्या से या तो बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। और किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित, इनफाइनाइट है, मतलब निश्चित नहीं है। यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूं कि 7 के गुणज कौन कौन से हैं, तो 7 भी है, 14 है, 21 28 35 70 से आगे भी इनफाइनाइट तक। मतलब कि जितने भी नंबर्स जो 7 से डिवाइड होते हैं वो सभी 7 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उनके गुणजों की संख्या क्या होती है, अपरिमित होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब निश्चित नहीं होती है। क्योंकि कोई भी संख्या जो है तो कई नंबर्स को क्या करती है, डिवाइड करती है। इसलिए किसी भी संख्या के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते हैं। किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्याएं,
प्राइम नंबर्स क्या हैं? तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड एक तो होता ही है और वह संख्या भी जो है तो स्वयं का एक गुणनखंड होती है। तो अगर किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ एक है और स्वयं वह संख्या है, मतलब बाकी एक और स्वयं को छोड़कर वह किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है वह संख्या, तो वह कौन सी नंबर है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है 2 जो है तो या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होता। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे एक डाटा जरूर याद रखना है। यहाँ पे एक डेटा मैंने यहाँ पे रख दिया है। देखिए, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये जो है तो कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आप याद रखिएगा 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। मीन्स 51 से 100 तक में 10 ही अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद हम जानेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए, 2 गुणनखंड तो सभी संख्याओं के होते हैं, एक तो एक होता है और दूसरा वह संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। लेकिन जिन नंबर्स के 2 से अधिक गुणनखंड हैं वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या थी? जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड थे। अगर किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो वह क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 का एक गुणनखंड तो 4 ही होगा और एक 1 होगा, और 4 जो है तो 2 से भी डिवाइड होता है तो 4 का एक फैक्टर 2 भी है। मतलब 4 के टोटल कितने फैक्टर हो गए? 4 के टोटल 3 फैक्टर्स हैं। तो यह क्या है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10 ये जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं। वैसे भी 1 से लेकर अनंत तक में अभाज्य संख्याओं को छोड़ दें और एक को छोड़ दें तो बाकी जितनी संख्याएं हैं वह क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी, कंपोजिट नंबर्स होगी। एक जो है तो न तो अभाज्य है, न तो प्राइम है और ना ही भाज्य है, ना ही कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो जो संख्याएं 2 का गुणज होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि कोई भी संख्या जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है? 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर कोई भी नंबर जो या तो हम यह बोल दें कि वह 2 की मल्टीपल है या फिर यह बोल दें कि वह 2 से डिवाइड हो रही, तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो रही है या फिर 2 का मल्टीपल है, कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो रही है या फिर 2 का गुणज है, सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और 2 क्या है? एक सम संख्या भी है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि 2 जो है तो मैं बता चुका हूं पिछले स्लाइड में कि अभाज्य है, और 2 जो है तो सबसे छोटी सम संख्या भी है, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है, अभाज्य भी है। 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं वह सम नहीं है, इवन नहीं है। 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसके बाद विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स। बिल्कुल सम संख्याओं का उल्टा कर दें कि जो संख्याएं 2 की गुणज नहीं है या फिर जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो क्या है? विषम संख्याएं हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में अगर हम सम संख्याओं को हटा दें तो बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो विषम संख्याएं बचेंगी, ऑड नंबर्स बचेंगी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।